स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आज हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सीएनएस। सीएनएस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास इट इंटरेक्ट्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग एक्शंस। अब सबसे पहले ये है कि सीएनएस पर ये काम करता है, हमारे ब्रेन के अलग अलग रिसेप्टर से ये क्या करता है कि ये बाइंड करता है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो एक्शन बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास एनाल्जेसिया है। एनाल्जेसिया में क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस पेन सेंसेशन। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये दर्द को कम करेगा और क्या करता है कि ये यूफोरिक कंडीशन, अब देखें, इट प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। कि इसका मेन फंक्शन क्या है? अब ये क्या होता है कि अगर आदमी को कोई कट्टा पट्टा है, टूटा है, लेकिन ये मेडिसिन जब इंसान लेता है तो वो यूफोरिक कंडीशन अराइज हो जाती है, यानी कि इंसान एक्साइटेड हो जाता है, ये उसको ये हैप्पीनेस दे देता है, यानी कि ये एहसास दिलाता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये मेडिसिन इंसान के ब्रेन पर जाके कब्जा करती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई दर्द वगैरह नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेडेशन है। इट कॉजेज स्लीप, यानी कि जब इंसान इसको लेता है तो थोड़ा इसको काम डाउन करता है। मतलब दर्द हो रहा था, ठीक है, वो दर्द से चिल्ला रहा था, उसको बहुत पेन थी और इस पेन की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी उसको, तो उस ड्रग से इंसान जो है वो पुरस्कून हो जाएगा और उसको नींद भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला इसका ये है कि इसको लेने के बाद इंसान को वोमिटिंग आ जाती है। वोमिटिंग कैसे आ जाती है? बेसिकली इट स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इन मेडुला एंड कॉजेज वोमिटिंग। कि इसके साथ इंसान को वोमिटिंग की मेडिसिन भी देते हैं ताकि उसको वोमिटिंग ना आए, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है, ये जो हमारे मेडुला के अंदर एक तरह का सेंटर है जो उल्टी वगैरह को, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। जब ये इस पर अटैक करता है तो तब इंसान को क्या होता है? तब इंसान को वोमिटिंग आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में क्या है। ये क्या करता है कि इट डिप्रेसेस दी रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड मे कॉजेज दी डेथ। यानी कि ये रिस्पायरेटरी को डिप्रेस कर देता है, यानी आदमी का जो रिस्पायरेशन है वो बहुत लो हो जाता है और फिर जब लो होता है तो उसका रिस्पायरेटरी वॉल्यूम भी लो हो जाता है, यानी कि इंसान हवा को पूरी तरह अंदर नहीं लेके जा पा रहा होता, यानी कि फिर ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रही होती और इसलिए इंसान की जो होती है ना वो डेथ हो सकती है। अगर इंसान जो है इसको केयरफुल होकर ना ले पाए या बहुत ज़्यादा डोज में ले तो फिर रिस्पिरेशन जो होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये एंटीट्यूसिव के तौर पर भी काम करती हैं, यानी कि इट सप्रेसेस द कफ रिफ्लेक्सेस एंड डिप्रेसेस द कफ सेंटर इन मेडुला। यानी कि ये इस तौर पे यूज़ होती है कि अब ये होता क्या है कि इंसान को जब खांसी आती है, क्यों आती है? क्योंकि जो हमारा एयरवेज है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी चीज़ जो है वो चली जाती है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई पानी हो, कुछ भी हो, तो वो एकदम से एक्टिव होता है और फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है कि फिर हिचकी आती है, खांसी आती है ताकि उसको बाहर निकालें। तो ये जो ड्रग होती है इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, तो फिर खांसी रुक जाती है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जीआईटी एक्शन। ये क्या करता है कि ये एक्शन ऑन जीआईटी इट कॉजेज दी कॉन्स्टिपेशन, इट इनहिबिट्स दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ऐसे ये जो जीआईटी एक्शन है ये उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। वहाँ पर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन करवाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? बेसिकली कब्ज होती है, कब्ज को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसलिए कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको रोक दे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि वेव लाइक होती है, जिसमें नाली और जो खुराकी नालियाँ होती हैं, ग़िज़ाई नालियाँ होती हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन होती हैं, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ये पहले और फिर रिलैक्स होती हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोक देता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सीवीएस, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे सिस्टम पर काम करता है, तो फिर ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। हमारे जो बाइल डक्ट हैं उनमें ये अचानक से जो है वो स्पॉज़म करवाता है। स्पॉज़म क्या होता है? स्पॉज़म ये होता है
कि जो आपका एक्शन है लाइक अचानक से टाइट हो जाना किसी चीज़ का जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसको हम स्पैज़म बोलते हैं। तो ये उसको क्या करवाता है, ये उसको एक्शन करवा देता है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको ये टाइट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन आता है और फिर जब यूरिन करने जाता है तो उधर उसको ना मुश्किल होती है यूरिन करने में, यूरिनेट करने में। क्यों? क्योंकि उधर जाकर मसल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इंसान पूरी तरह से यूरिनेट नहीं कर पाता, तो ऐसे ही यूट्रस में भी कंस्ट्रक्शन करवा देता है। अगर इस दौरान कोई भी आप कह लें कि कोई मेडिसिन या कोई ड्रग ले लें, इन लाइक फॉर एग्जांपल मॉर्फिन ले लें, कोडीन ले लें, वो ले लिया आपने तो बेबी बर्थ जो है वो जल्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रिक्शन हो गई है और रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही, तो बच्चे को पैदा होने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इंडिकेशंस की तरफ जाते हैं कि इंडिकेशन में बेसिकली क्या होगा। इंडिकेशन होती क्या है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो दे आर यूज्ड टू रिलीव सीवियर पेन, यानी कि जब हम लोग इसको है एनाल्जेसिया में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब दर्द होता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डायरिया में यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको कफ रिलीफ में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये CNS जो मेडुला है उस पर काम करता है, तो जो खांसी के पल्सेस होते हैं ना, पल्सेस होते हैं वो आते हैं और हमें अर्ज होती है कि खांसो, तो वो बंद हो जाते हैं आना। इसके अलावा दे आर यूज एज द प्री एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है, यानी कि एनेस्थेसिया देने से पहले कुछ मेडिसिन यूज़ होती हैं, तो इसके प्री एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक हम लोग इसको बोलते हैं। यानी कि जैसे किसी इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा जो है वो सलाइवा ना निकले, बहुत ज़्यादा उसको वॉशरूम की ज़रूरत ना हो, ऑपरेशन के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, तो हम इसको प्री एनेस्थेटिक बोलते हैं या प्री एनेस्थेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अब क्या होंगी? दे are contraindicated in head injury, in bronchial asthma, undiagnosed abdominal pain, chronic lungs disease, in hyperthyroidism, in hepatic failure। अगर अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास क्या होगा कि ये कब नहीं देनी चाहिए। अगर आपके सर में चोट है तब नहीं देंगे, एस्थमा है तब नहीं देंगे, अगर अनडायग्नोस्ड अब्डोमिनल पेन है, यानी कि पेन है मगर अभी पता नहीं है कि बीमारी है क्या, वजह क्या है, तब नहीं हम देंगे। क्रोनिक लंग डिजीज़ है, यानी कि बहुत पुरानी डिजीज़ है, तब नहीं देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हम नहीं देंगे। अब ये क्या होता है बेसिकली कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कम हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब वो कम हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो उसकी वजह से टॉक्सिकेशन जो होती है वो नहीं हो पाएगी। मसलन कि मॉर्फिन एक तरह का एक टॉक्सिक है, जहर जैसा इफेक्ट रखता है। ये थायराइड किसी हद तक उसके अफेक्ट को मेटाबलाइज कर देता है, इसके अफेक्ट को कम कर देता है। जो थायराइड कम रिलीज़ हो तो ये मेडिसिन हम नहीं देंगे। अगर लीवर का मसला है हम इसको तब भी नहीं देंगे। तो ये क्या होगा, ये हाइपेटिक फेलियर इसको बोलते हैं। ठीक है, तब उस वक्त नहीं देंगे। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो हमारे पास कुछ डोजेज़ हैं। लाइक सबसे पहले आप कह लें मॉर्फिन है। मॉर्फिन में हम क्या करेंगे, 10 to 15 mg ओरल इसको दे सकते हैं, 0.2 mg kg के हिसाब से 4 आवर्स के बाद हम दे सकते हैं टू मैनेज द पेन को मैनेज करने के लिए। कोडीन को 30 to 60 mg, पैथाडाइन को हम 50 to 100 mg और इसके अलावा ट्रामाडोल जो है इसको 50 to 100 mg हम ओरली दे सकते हैं। मैथाडोन को 2.5 to 10 mg ओरल दे सकते हैं। पेंटाजोसाइन को हम लोग 50 to 100 mg ओरल। फाइनली ये था आज का हमारा लेक्चर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। थैंक यू।